अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अशफाक बशीर और मैं यूनिक के प्लेटफॉर्म से आपका बायोलॉजी का टीचर। आज के लेक्चर में हम 10th ग्रेड बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 या आप ऐसा कह सकते हैं, अगर 10th ग्रेड 10 के बायोलॉजी की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 बनता है, और अगर ओवरऑल हम बात करें तो चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक disorders of रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे आज। चैप्टर है आपका गैसियस एक्सचेंज। अप टिल नाउ हम डिस्कस कर चुके हैं। इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड paper scheme and gaseous exchange in plants. In second lecture we have discussed air passageway and lungs, and in third lecture we have discussed mechanism of breathing. अब एक्चुअली हमने वो तीन चीज़ें यानी कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, बेसिक चीज़ हमने पढ़ी कि किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। तमाम ऑर्गेनिजम्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए एक बेसिक फिनोमेना रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ डिफ्यूजन। तो प्लांट्स में सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज हमने पढ़ा, जबकि ह्यूमन बीइंग जो हैं वो चूँकि कह सकते हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स में हायर पोस्ट पे हैं, हाईएस्ट हैं, दैट्स वाई दे हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग में स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने पढ़ा, उसके हमने डिफरेंट पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। थर्ड लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात की कि गैसियस एक्सचेंज जो है उसके अकर होने के लिए, उसको पॉसिबल बनाने के लिए कौन कौन सी मूवमेंट्स शामिल हैं, हमने उनकी बात की मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने कंट्रोल और रेट ऑफ ब्रीदिंग को भी हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सर्टेन रीजन से जो है वो किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो इस वजह से पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उनके पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, उनकी रेशो बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न जो है वो पोल्यूशन है, जो कि दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है इन पाकिस्तान। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स किस नहज के हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं, हम उनकी ज़रा यहाँ पे बात करेंगे। कई एक डिसऑर्डर्स जो हैं वो आपकी बुक में यहाँ पे दिए गए हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं? पहले नंबर पे तो ये बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर पैसेजवे, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, और इसी तरह से लंग्स। तो किसी भी रेस्पिरेटरी पार्ट में, किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में डिस्टर्बेंस, इन्फ्लेमेशन, उसकी ट्यूब्स की नैरोइंग, इस वजह से कई एक तरह के जो है डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के जो डिसऑर्डर्स हैं, हम उन्हीं को डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम दे रहे हैं। ये कई एक डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हम कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस को। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे एम्फिसीमा। सेकेंड डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर बुक। और थर्ड, नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे निमोनिया। आज के लेक्चर में होपफुली हम इन 3 डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। हम इन 3 डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स, कॉजेटिव एजेंट्स एट्सेट्रा हम इनके बारे में तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विद ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या चीज़ है? ब्रोंकाइटिस असल में इन्फ्लेमेशन का नाम है। एक बात और आपने याद रखनी है, जितने भी डिसऑर्डर्स आपकी बुक में दिए गए हैं, 5 डिसऑर्डर्स उसने दिए हुए हैं, तो मैं हर एक डिसऑर्डर को सिंगल लाइन में डिफ़ाइन करूँगा, जिससे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये डिसऑर्डर जो हैं वो इस लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ब्रोंकाइटिस जो है
इसको हम सिंगल लाइन में अगर डिफाइन करें तो हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ इन्फ्लेमेशन in, या we can say it is inflammation of bronchi and bronchioles. It is inflammation of bronchi and bronchioles. ब्रोंकाइटिस जो है इसको हम सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो उसके लिए ज़रूरी है हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर ब्रोंकाई एंड व्हाट आर ब्रोंक्यूल्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि ये जो हमारा विंड पाइप है जिसको हमने ट्रेकिया बोला, ट्रेकिया जब थ्रेसिक कैविटी में एंटर होता है तो ये डिवाइड हो जाता है इनटू टू ट्यूब्स, इनटू टू पार्ट्स, और हर एक ट्यूब को हम नाम देते हैं ब्रोंकस का, और कलेक्टिवली हम बोलें तो दोनों को ब्रोंकाई बोलेंगे। यानी कि ट्रेकिया डिवाइड होके दो ट्यूब्स बना रहे हैं और वो दोनों ट्यूब्स जो हैं वो अपनी अपनी साइड के लंग में एंटर हो रही हैं। इन दोनों ट्यूब्स को कलेक्टिवली हम ब्रोंकाई बोलते हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो इनकी डिवीजन से फर्दर जो छोटी ट्यूब्स बनती हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। सो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन का नाम एक्चुअली ब्रोंकाइटिस है। सो इससे फर्दर क्या होता है, हम इसको थोड़ा फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन जो है ये फर्दर कौन कौन सी चेंजेस लेके आती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास ट्यूब है, लेट्स से ये हमारे पास ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल है, तो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन कहाँ पे, इसकी वॉल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, और इसकी वॉल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से ये नैरो होती जाएगी। लेट्स से ये इस तरह से इनसाइड जो है इसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, तो साथ ही साथ इसमें मोर म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स which results in more mucus production। अब इसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि एक रीज़न से फर्दर दूसरी और तीसरी रीजन्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, एक कॉज से दूसरी तीसरी जो कॉजेज़ हैं वो सामने आ रही हैं। पहले इन्फ्लेमेशन हुई, उसके रिजल्ट में क्या हुआ, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ गई, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से नर्विंग ऑफ ट्यूब स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ब्रोंकाइटिस जो है इसको अगर हम सिंगल लाइन में डिफाइन करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स विच रिजल्ट्स इन मोर म्यूकस प्रोडक्शन। अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, ब्रोंकाइटिस जो है इसकी रीजंस क्या हैं, क्यों ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ क्यों होती है, इसकी कई एक रीजंस हो सकती हैं। कुछ मेजर रीजंस जो हैं, कुछ मेजर कॉजेज़ जो हैं, हम उनकी पहले बात करते हैं। कॉजेज़ क्या हैं? कुछ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस, ये जो इन्फ्लेमेशन है ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है। तो पहली कॉज जो है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है। फिर इसी तरह से नंबर 2 पे सिगरेट स्मोक है। सिगरेट स्मोक जो है ये भी बड़ी रीज़न में से एक है जिसकी वजह से जो है वो ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ होती है। जी, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस एंड सिगरेट स्मोक। इसके अलावा कुछ दूसरे प्लूटेंट्स भी शामिल हैं जिनकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कुछ केमिकल्स वगैरह जो हैं उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस में। हमने ये देखा कि ब्रोंकाइटिस एक्चुअली क्या है, इसको हमने सिंगल लाइन में डिफ़ाइन किया, हमने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने इसकी कॉजेज़ की बात की, तो कॉजेज़ में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन शामिल हैं और इसके अलावा सिगरेट स्मोक शामिल है। अब ब्रोंकाइटिस जो हैं इसकी फर्दर इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है इनटू इट्स टाइप्स। तो इसकी फर्दर 2 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो नंबर 1 पे टाइप है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। नंबर 1 पे एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और नंबर 2 पे है हमारे पास क्रॉनिक
नंबर 2 पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो ये दो टाइप्स हैं हमारे पास ब्रोंकाइटिस की। एक को हम नाम दे रहे हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस की और दूसरे को हम नाम दे रहे हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्रॉनिक से, बल्कि एग्ज़ाम में कई मरतबा आ चुका है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है पहले तो पहचान इसकी ये है कि इट लास्ट फॉर 2 वीक्स। विदाउट एनी परमानेंट डैमेज। विदाउट परमानेंट डैमेज टू लंग टिश्यू। यानी कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये 2 वीक्स में जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता लंग टिश्यू को। जबकि इसके बरक्स देखा जाए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है इट लास्ट्स फॉर 3 months to 2 years। ये 3 माह से 2 साल तक जो है वो जारी रह सकती है। और इसमें डेफिनेटली अगर हमने उसमें डिस्कस किया है कि इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, तो इसमें डेफिनेटली परमानेंट डैमेज होगा जी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स की हम बात करेंगे और क्या ब्रोंकाइटिस जो है इसका कोई इलाज भी है, इसकी हम बात करेंगे। क्या इसको क्योर किया जा सकता है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है जी। ब्रोंकाइटिस जो है पहले नंबर पे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रोंकाइटिस ज़्यादातर जो है वो ओल्ड एज लोगों में ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ होती है और ज़्यादातर जो केसेस देखे गए हैं ये ब्रोंकाइटिस जो है bronchitis is seen mostly in persons age 45 और above। तो ऐसे लोग जिनकी एज जो है वो 45 ईयर्स है या इससे ज़्यादा है, इन लोगों में मोस्टली जो है ब्रोंकाइटिस को देखा गया। ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ जो है इनमें मोस्टली होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, हम किस तरह से इसको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ है जी। नंबर 1 पे कफ, नंबर 1 पे कफ, नंबर 2 पे माइल्ड वीजिंग, माइल्ड वीजिंग, ये दरमियाने दर्जे की वीजिंग साउंड यानी कि खरखराहट इसको हम बोलते हैं। तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है चेस्ट में, तो ये माइल्ड वीजिंग, सीवियर नहीं है, माइल्ड। उसके बाद इसमें ब्रोंकाइटिस में फीवर हो जाता है बाज़ दफ़ा एंड चिल्स, फीवर एंड चिल्स along with shortness of breath। यानी कि सांस का फूलना, ख़ास तौर पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है ख़ास तौर पे तब जब कोई हार्ड जॉब कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो इस दौरान जो है वो सांस का फूलना जो है ये अलामत है ब्रोंकाइटिस की। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके सिम्टम में मेजर सिम्टम में कफ है, माइल्ड वीजिंग है, फीवर और चिल्स हैं और इस तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। क्या इसका कोई इलाज है? ब्रोंकाइटिस जो है इसका कोई इलाज पॉसिबल है जी। ब्रोंकाइटिस जो है इसके लिए ब्रोंकोडायलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आप कह सकते हैं कुछ जितनी भी टॉप डिजीज़ हैं, जितनी भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शनल
लंग डिजीज़ हैं जितनी भी, उन सब में ब्रोंकोडायलेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये ख़ास किस्म के स्टेरॉइड्स होते हैं जिनको डायलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लेट्स से ये ट्यूब है, तो ट्यूब नैरो हो गई है स्प्यूचम वगैरह की वजह से, या आप कह लें कि मोर म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से ये नैरो होती जा रही। लेट्स से इसका ये जो ल्यूमन है, ल्यूमन ये इसका जो इनर डायमीटर है ये बहुत कम हो गया, तो क्या किया जाता है, ब्रोंकोडायलेटर्स की मदद से इसको ओपन किया जाता है। मतलब यहाँ से म्यूकस वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है और इस तरह से ये इसका ल्यूमन जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है। याद रखना, इसको हम बोल रहे हैं ल्यूमन। किसी भी नाली का इनर हिस्सा जो है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। तो ल्यूमन का साइज़ जो है, ल्यूमन का डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू द यूज़ ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ब्रोंकाइटिस के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा अगर फीवर वगैरह है तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अगेन मैं एक बात रिपीट कर दूं, कोई भी डिज़ीज़ हो, ऑल्दो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसके सिम्टम्स का पता है, तो किसी भी आप फिजिशियन से मशवरा किए बगैर जो है वो किसी किस्म की मेडिकेशन से जो है वो अवॉइड करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फीसीमा की। सेकंड हमारे पास है एम्फीसीमा। अभी हमने डिस्कस किया ब्रोंकाइटिस को, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्फीसीमा। ये हमारे पास सेकंड डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। अभी आप लोग गौर फरमाएं कि मैंने एक लाइन में डिफ़ाइन किया ब्रोंकाइटिस को, और होपफुली आपको याद हो गया होगा कि ब्रोंकाइटिस कैन बी डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। और आप याद रखें और आप देखेंगे कि 5 जो उसने डिफरेंट डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, हर एक डिसऑर्डर को हम डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, तो ईज़िली हम इनकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, और इसी तरह से फिर हम इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्फीसीमा जो है ये टोटली डिफरेंट है ब्रोंकाइटिस से। एम्फीसीमा को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर एल्वुलाई? एल्वुलाई क्या है? ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एयर पैसेजवे में हमने इसको डिस्कस किया, सेकंड लेक्चर में हमारे ग्रेड 10 के बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया कि एल्वुलाई क्या है। ये एल्वुलस की जमा है। एल्वुलाई आप कह सकते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल होता है। मैं अगेन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिस्ट्रक्शन किस तरह से। उसने कहा है इट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। तो अब देखें आप, ये टोटली डिफरेंट है और हमने सिंगल लाइन में इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दिया। ब्रोंकाइटिस में हमने बोला इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एम्फीसीमा में हमने बोला डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। तो टोटली डिफरेंट है, एक सिंगल लाइन में हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। तो वॉल्स ऑफ एल्वुलाई की डिस्ट्रक्शन से होता क्या है एक्चुअली, विच results in larger sacs with less surface area। अब वो ये कह रहा है कि एम्फीसीमा जो है वो एक्चुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई है। अब एल्वुलाई की वॉल्स जब डिस्ट्रक्ट होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, तो उसकी वजह से सैक्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। तो सरफेस एरिया किस तरह से कम होता है इसको ज़रा देखते हैं हम। मैं यहाँ पे कुछ सैक्स की डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये ज़रा गौर फरमाइएगा। लेट्स से ये एक एल्वुलस है, इसी तरह से ये इसके साथ आप कह लें कि ये सेकंड एल्वुलस है, इसी तरह से इसके साथ थर्ड एल्वुलस है, और सिमिलरली हम इधर ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये फोर्थ एल्वुलस है और ये इनकी मेन डक्ट है। लेट्स से
मैंने यहाँ पे जस्ट 4 ड्रॉ किए, वरना ये बंच जिस तरह से ग्रेप्स जो हैं उसमें ग्रेप्स अटैच होते हैं उसके बंच में, उसी तरह से ये जो हैं वो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो जिसमें कई एक एल्वुलस जो है वो एक सिंगल एल्वुलर डक्ट के साथ अटैच होते हैं। ये हमारे पास एल्वुलर डक्ट है और ये एल्वुलाई है। सिंगल एल्वुलस और ज़्यादा है तो एल्वुलाई। इनका सरफेस एरिया, इससे क्या मुराद है, ये सरफेस एरिया मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये सरफेस एरिया है जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। अब आपने ज़रा ध्यान से मेरी बात समझनी है कि एयर एंटर हो रही है इधर से, लंग्स के अंदर एयर एंटर हुई और लंग्स से जो है वो फर्दर उसके डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर, जैसे कि ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स से फिर फर्दर जो है वो एल्वुलर डक्ट के अंदर, और एल्वुलर डक्ट्स जो हैं उनसे ये पहुंच जाती है एयर इनटू एल्वुलाई इनमें। अब यहाँ पे आके गैशियस एक्सचेंज होना होता है। ये सरफेस एरिया इसका मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है। तो गैसेस जब यहाँ पे पहुँचती हैं, यहाँ से इनका एक्सचेंज होता है। ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है लेट्स से ये ब्लू कलर से, तो ब्लू कलर को आप ऐसा समझ लें कि ये सेल्स पड़े हुए हैं। तो ये सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उन्होंने ये एल्वुलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब हर एक सेल जो है वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जितनी उसको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल जो है वो उसको एक्सपेल आउट करेगा इनटू ल्यूमन। ये इनका ल्यूमन है, ठीक है। ये सरफेस एरिया होगा जहाँ जहाँ आप ऐसा कह सकते हैं जिस जिस जगह से ये एयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या एयर के साथ जो एरिया जो है वो अटैच होता है डायरेक्टली, जो एयर के साथ मस करता है, ये एरिया जो है ये कहलाएगा सरफेस एरिया। तो ये इसका सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया जो आप यहाँ पे देखें, ये सारा इसका सरफेस एरिया है, ये रेड कलर। तो सरफेस एरिया जो है उसने कहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई विच रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स विद लेस सरफेस एरिया। अब लार्जर सैक्स जो हैं बनेंगे, पहले जो ये सैक्स हैं ये इस तरह से डिस्ट्रॉय होंगे। अब ये ज़रा देखें, इतना रेड पोर्शन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब ये लार्जर सैक्स बन गए हैं, ये लार्जर सैक्स बन गए हैं लेकिन विद लेसर सरफेस एरिया। अब इनका सरफेस एरिया कम हो गया। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये भी, ये इनका इतना सरफेस एरिया ये कम हो जाएगा रेड पोर्शन, और ये सैक्स जो हैं वो लार्जर हो गए। तो ऑल द सैक्स तो बढ़ गए हैं, मतलब ये जो एल्वुलाई हैं उनका कह लें कि वॉल्यूम तो बढ़ गया है लेकिन सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो गया। सो डिस्ट्रक्शन जो है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई विच रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स विद लेस सरफेस एरिया। ये मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज़ होता है। अब इसको आप इस तरह से ज़रा समझ सकते हैं कि सरफेस एरिया कितना इम्पोर्टेंट है। लेट्स से ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। इस वायर का ये सरफेस एरिया, यानी कि जहाँ जहाँ से डायरेक्टली एयर जो है वो इसको अटैक कर सकती है, ये इसका सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया जो है वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम इसके छोटे पीसेस कर दें। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, लेट्स से ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, शुगर क्रिस्टल है। शुगर क्रिस्टल जो है इसका सरफेस एरिया ये है जहाँ से वाटर इसको अटैक कर सकता है। आपने ये भी लाइफ में जो है वो इस चीज़ का भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि स्मॉल साइज़ शुगर क्रिस्टल जो है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर हम शुगर को ग्राइंड करके वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो जल्दी ग्राइंड हो जाती है। इसकी वजह क्या है? सरफेस एरिया। अब ये देखें, ये सरफेस एरिया है। अब जब हम इसके 2 पार्ट्स कर देंगे, लेट्स से इस क्रिस्टल को हम तोड़ देते हैं इस तरह से, अब सरफेस एरिया में ये 2 नई जगह, ये 2 नए फेसेस जो हैं ये सामने आ गए, 2 नए फेस सामने आ गए। अब हम फर्दर अगर इसको डिवाइड कर दें तो अब वाटर जो है वो इन नए फेसेस पे भी अटैक कर सकता है। तो सरफेस एरिया जो है वो इस तरह से इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम जो है वो कंडीशन है कि सैक्स जो है उनका सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, ऑल्दो उनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो उसने इसीलिए बोला है डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई विच रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स विद लेस सरफेस एरिया।
अब यहाँ से एक हम रिज़ल्ट निकालते हैं, अगर सरफेस एरिया कम है तो डेफिनेटली गैसियस एक्सचेंज भी कम होगा। अगर गैसियस एक्सचेंज कम हो रहा है तो बॉडी में डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एम्फीसीमा जो है इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई की वजह से बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया उतना ज़्यादा नहीं है। इस वजह से जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगेन जो है वही सिम्टम्स कुछ ब्रोंकाइटिस वाले अपीयर होंगे, लेकिन कुछ ख़ास सिम्टम्स हैं हर एक डिसऑर्डर की जो कि सिर्फ उसी के साथ मुंसलिक हैं। कुछ ब्रोंकाइटिस जो हैं उसके सिम्टम जो हैं वो दूसरे डिसऑर्डर्स में भी अपीयर होंगी, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स फिर भी हैं दूसरे जो ब्रोंकाइटिस को डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम एम्फीसीमा एंड अदर निमोनिया लाइक डिसऑर्डर्स। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीसीमा के सिम्टम्स क्या हैं। हम एम्फीसीमा की सिम्टम्स की बात करते हैं। पहली तो बहुत ख़तरनाक बात इस लिहाज से, एम्फीसीमा के लिहाज से ये है कि एम्फीसीमा का जो डिसऑर्डर है, एम्फीसीमा की जो डिज़ीज़ है, इसको डिटेक्ट नहीं किया जाता, यानी कि ये डिटेक्ट नहीं होती ही अप टिल के किसी पेशेंट का जो है वो 50 to 70% लंग टिश्यूज़ जो हैं डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। यानी कि सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होती हैं, इसकी सिम्टम्स तब अपीयर होती हैं जब ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ लंग टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एम्फीसीमा जो है ये ब्रोंकाइटिस से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, कहीं ज़्यादा जो है मुहलिक है। अब इसके सिम्टम्स में शामिल है नंबर 1 पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नंबर 2 पे इसमें रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी कि एम्फीसीमा की वजह से जो है वो बार बार कुछ जो इन्फेक्शंस हैं वो ये एयर पैसेज वे में कुछ इन्फेक्शंस जो हैं वो बार बार अपीयर होती हैं। तो इसीलिए उसने कहा है कि ये रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो हैं ये इसकी सिम्टम्स में शामिल हैं। नंबर 3 पे फटीग। सो डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये भी पॉसिबल है। सो एम्फीसीमा की जो सिम्टम्स हैं उनमें ये बड़ी सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, फटीग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आप देखेंगे आपकी बुक में उसने जितनी भी सिम्टम्स दी हुई हैं ब्रोंकाइटिस की, एम्फीसीमा की, निमोनिया की, उनमें फटीग का जो फटीग की जो सिम्टम है ये जस्ट मुंसलिक है एम्फीसीमा के साथ, और उसने किसी डिसऑर्डर के साथ इसको मुंसलिक नहीं किया। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या एम्फीसीमा का भी, जिस तरह से हमने ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया, क्या इसका भी कोई इलाज पॉसिबल है, क्या इसका भी कोई इलाज है, क्या इसको भी ट्रीट किया जा सकता है? जी, इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। उसी तरह से ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ किए जाएंगे और फिर कुछ स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर इसी तरह से कुछ एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे हमने ये देखा है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो हैं इनके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएंगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए उसी तरह से ब्रोंकोडायलेटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे और इसी तरह से कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं और स्टेरॉइड्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे ब्रोंकोडायलेटर्स के तौर पर। याद रखना जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए ब्रोंकोडायलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है, इसमें कई एक केमिकल्स हैं, कुछ स्टेरॉइड हैं, कुछ नॉन स्टेरॉइड ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का जो है वो डिसऑर्डर है, उस लिहाज से फिर उसी तरह के ब्रोंकोडायलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे निमोनिया की। अभी हमने डिस्कस किया है ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं निमोनिया को, थर्ड डिसऑर्डर को। जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं निमोनिया। व्हाट इज़ निमोनिया? जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं ब्रोंकाइटिस को हमने एक ही लाइन में डिफ़ाइन किया, उसी तरह से हमने डिफ़ाइन किया एम्फीसीमा को सिंगल लाइन में हमने, उसी तरह से हम निमोनिया को भी सिंगल लाइन में डिफ़ाइन कर सकते हैं।
आपकी सहूलत के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए टेक्स्ट बुक वालों ने भी ऐसा ही किया है कि उन्होंने हर एक डिज़ीज़ को मिक्सअप नहीं किया, उनके सिम्टम्स को भी वही आपको सिम्टम्स बताई हैं जो इजीली जो है वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से उनको डिफ़ाइन भी उन्होंने इसी तरह से किया है कि हर एक डिसऑर्डर को दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल निमोनिया जो है, इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। निमोनिया को उसने बोला है इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ये इन्फेक्शन किस वजह से होती है इसकी तरफ तो हम बाद में जाते हैं, हम इसके कॉजेटिव एजेंट्स की हम बात करेंगे, वो हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम ये देखते हैं कि निमोनिया जो है इसको फर्दर सिंपल निमोनिया और डबल निमोनिया के तौर पर जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब देखें, लंग्स ह्यूमन बीइंग में दो लंग्स हैं, लेफ़्ट एंड राइट, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि निमोनिया जो है वो दोनों लंग्स में होती है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिंगल साइड की। अगर निमोनिया if it occurs in both lungs, अगर ये निमोनिया दोनों साइड के लंग्स में अकर होती है तो हम इसको डबल निमोनिया का नाम देते हैं, डबल निमोनिया। जी, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स को हमने बोला निमोनिया। सिंपली वी कैन डिफाइन, अगर सिंगल लाइन में हम डिफाइन करना चाहें तो इन्फेक्शन ऑफ लंग्स इफ़ इट अकर्स, यानी कि ये इन्फेक्शन अगर अकर होती है इन बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया, डबल निमोनिया। अदरवाइज़ हम जस्ट निमोनिया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, निमोनिया की टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं कि निमोनिया के असल में कॉजेज़ क्या हैं, निमोनिया क्यों कॉज होती है, इसके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से निमोनिया का डिसऑर्डर जो है वो होता है। उससे पहले एक बहुत अहम बात आपको बताता चलूँ कि निमोनिया जो है ये इन तमाम डिसऑर्डर्स में बहुत हद तक जो है वो ख़तरनाक रही है, जब तक कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इनके लिए डिस्कवर नहीं हुई, कुछ ख़ास एंटीबायोटिक्स जो हैं वो निमोनिया के लिए डिस्कवर नहीं हुई, तब तक जो है वो 1/3 पर्सन जो हैं 1/3 पर्सन अफेक्टेड विद निमोनिया जो हैं वो मर जाते थे। अब आज चूँकि निमोनिया के लिए कई एक हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, इसलिए जो है ये रेट जो है, ये रेशो जो है वो कम हो गई है। कॉजेज़ इसकी क्या हो सकती हैं, नंबर 1 पे इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है बैक्टीरिया। सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो हैं ये ख़ास हैं। पहले ये बैक्टीरिया हैं कॉकस बैक्टीरिया, कॉकस बैक्टीरिया। पहले इनको नाम दिया जाता था न्यूमोकॉकस, प्रीवियसली इनको नाम दिया जाता था न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया का, और आज हम इसको नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, यानी कि सबसे बड़ी रीज़न जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। तो सबसे बड़ी रीज़न बैक्टीरिया। एक बात और याद रखनी है आपने कि निमोनिया जो है वो कई एक तरह के हो सकते हैं। ये डिसऑर्डर जो है, ये डिज़ीज़ जो है वो कई एक तरह की हो सकती है। ये अगर बैक्टीरिया के साथ मुंसलिक है तो आज बैक्टीरिया के साथ मुंसलिक या बैक्टीरिया की वजह से होने वाली जो निमोनिया है इसका इलाज जो है वो पॉसिबल है, जबकि कई वायरल इन्फेक्शंस की वजह से निमोनिया का होना या सिगरेट स्मोक वगैरह की वजह से, उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह की वजह से, या कोई फर्दर किसी इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से निमोनिया का होना जो है, शायद उसको ट्रीट करना उतना आसान नहीं जितना कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली निमोनिया को कंट्रोल करना है। सेकेंड रीज़न जो है वो कुछ इन वायरल इन्फेक्शन जो हैं, वायरल इन्फेक्शंस, तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस जो हैं उनकी वजह से भी जो है निमोनिया की डिज़ीज़ हो जाती है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस एंड
अदर फंगल इन्फेक्शंस। तो कुछ वायरल और फंगल इन्फेक्शंस जो हैं उनकी वजह से भी जो है बाज़ दफ़ा निमोनिया हो जाता है। तो मैं इनकी बात कर रहा था कि वायरल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शन जो हैं इनकी निस्बत स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से जो निमोनिया की डिज़ीज़ होती है उसको क्योर करना आसान है। इसके अलावा इसकी रीज़न्स में, इसके कॉजेज़ में जो है वो सिगरेट स्मोक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और कुछ दूसरी इन्फेक्शन जो हैं वो दूसरे कुछ कॉजेटिव एजेंट्स की वजह से जो है इन्फेक्शन भी शामिल हो सकती हैं। अब निमोनिया जो है इसमें किस तरह से ये जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं ये किस तरह से एक्ट करते हैं, ये किस तरह से जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं हमें। असल में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि लेट्स से ये हमारे पास एल्वुलर डक्ट है, ये लेट्स से एल्वुलर डक्ट है। एल्वुलर डक्ट जो है इसके एंड पे जैसे ही पाउचेस स्टार्ट होती हैं यानी कि एल्वुलाई स्टार्ट होती हैं तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई यानी कि बैक्टीरिया या वायरसेस जो हैं या कॉजेटिव एजेंट जो भी है वो जाके सेटल डाउन हो जाता है। लेट्स से ये यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गए, ये हमारे पास ये इसका ल्यूमन है, यहाँ पे सेटल डाउन हो गए तो यहाँ पे ये फर्दर जो है वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। एक या ये लेट्स से हमारे पास एक एल्वुलस है, एल्वुलस, तो इस एल्वुलस के अंदर कॉजेटिव एजेंट जो है लेट्स से ये कॉजेटिव एजेंट कोई पहुंचा है, इस कॉजेटिव एजेंट की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट होगी और इस इन्फेक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे म्यूकस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये इस सारी के सारी एल्वुलस को, इस सारे के सारे सैक को म्यूकस के साथ फिलअप कर देंगे। मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी जो पॉजिटिव एजेंट है ऑफ निमोनिया वो इस तरह से सेटल डाउन हो जाएगा एल्वुलस या एल्वुलर डक्ट जो है उसके एंड पे। तो इस तरह से वहाँ पे म्यूकस जनरेट करते जाएंगे। इस म्यूकस की जनरेशन की वजह से जो है वो वॉल्यूम जो है वो सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे अगेन सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। सो सरफेस एरिया डिक्रीज़ होने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बॉडी कलर भी चेंज हो जाता है, जिसको हम अभी सिम्टम में डिस्कस करेंगे कि बॉडी कलर किस तरह से चेंज होता है। मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव एजेंट जो भी है बैक्टीरिया या वायरसेस या फंगस कोई भी या फंगल स्पोर्स हैं तो वो जैसे ही जो है वो एल्वुलस के अंदर सेटल डाउन होंगे तो वहाँ पे ये म्यूकस इन्फेक्शन जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता जाएगा। तो एल्वुलाई जो हैं उनमें सरफेस एरिया इस तरह से डिक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एम्फीसीमा में हमने देखा डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स की वजह से सरफेस एरिया कम हुआ, यहाँ पे भी सरफेस एरिया कम हो रहा है निमोनिया में भी, लेकिन यहाँ पे म्यूकस है वजह। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स नहीं है लेकिन ये फिल अप हो जाते हैं विद म्यूकस, जिसकी वजह से जो है सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि निमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं। जी, निमोनिया के सिम्टम्स में नंबर 1 पे कफ है, नंबर 2 पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे कि सर ये कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है ऑलमोस्ट तमाम डिसऑर्डर्स में आ रहा है। जी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि बॉडी कलर चेंजेस, पर्पल और डस्की, यानी कि बॉडी कलर चेंज हो जाता है। अब बॉडी कलर जो है वो पर्पल या डस्की हो जाता है किस वजह से? प्रॉपर ऑक्सीजनेशन की वजह से, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ना होने की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्सीजनेशन। तो ये बॉडी कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अब आप ज़रा गौर से देखें
तो ये सिम्टम ऐसी सिम्टम है जो कि ना तो हमने ब्रोंकाइटिस की सिम्टम में पढ़ी और ना ही हमने एम्फीसीमा की सिम्टम में पढ़ी। हम ये बॉडी कलर के चेंज होना जो है वो जस्ट निमोनिया के अंदर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बॉडी कलर चेंजेस फ्रॉम डस्की टू पर्पल, और इसी तरह से ये जो कलर चेंज है इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्सीजनेशन। ये है जी हमारे पास निमोनिया। अब हम इन सारे डिसऑर्डर्स को दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की। पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग को हमने पढ़ा, और अब हम उसके डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें नंबर 1 पे हमारे पास था ब्रोंकाइटिस, जिसको हमने डिस्कस किया, इसके सिम्टम्स को हमने डिस्कस किया, कॉजेटिव एजेंट्स को डिस्कस किया, इसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया, फिर हमने एम्फीसीमा को डिस्कस किया और एम्फीसीमा को हमने एक्सप्लेन किया, इसके सिम्टम्स को हमने डिस्कस किया। उसी तरह से हमने निमोनिया को डिस्कस किया, निमोनिया जो है इसके कॉजेटिव एजेंट्स को हमने डिस्कस किया, फिर हमने इसके सिम्टम्स की बात की। अब लास्ट पे निमोनिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करते हैं। निमोनिया को कंट्रोल किया जा सकता है, मैं 1-2 चीज़ें आपको बताता हूँ। हाँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी डिसऑर्डर हो, आपने ऑल्दो उसके सिम्टम्स को पहचान लिया है लेकिन फिर भी उसकी मेडिकेशन से अवॉइड करें। मैं जस्ट आपको ट्रीटमेंट के हवाले से बता रहा हूँ कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से किया जाता है। सेल्फ ट्रीटमेंट से जो है वो अवॉइड करें। निमोनिया जो है इसमें सबसे पहले तो इसमें फ़ीवर को कंट्रोल किया जाए। माज़रत, मैंने फ़ीवर को यहाँ पे ऐड नहीं किया, इसमें भी फ़ीवर है, फ़ीवर एंड चिल्स की कंडीशन है। अब ये देखें, फ़ीवर और चिल्स की कंडीशन हमने ब्रोंकाइटिस में भी डिस्कस की थी, यहाँ पे भी इसमें मोर म्यूकस प्रोडक्शन है, स्प्यूचम प्रोड्यूस होती है और बार बार जो है, जिसको आप फ्लैम बलगम आप बोलते हैं, बार बार जो है वो पेशेंट जो है उसको एक्सपेल आउट करता है। तो इसमें फ़ीवर और चिल्स की कंडीशन है। सबसे पहले तो निमोनिया के अंदर जो है फ़ीवर को कंट्रोल किया जाता है। तो फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो कई एक जो है वो ड्रग्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिनमें फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं एस्पिरिन और NSAIDs। ये NSAIDs क्या हैं? ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो हम NSAIDs को इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये इस तरह से जो है वो फ़ीवर को कंट्रोल किया जाएगा। और फ़ीवर को कंट्रोल करने के बाद दूसरा जो मरहला होता है, इसमें पेशेंट को जो है वो मैक्सिमम जो है वो फ्लूइड्स दिए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्प्यूचम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो म्यूकस है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो। तो जी ये हमारे पास था निमोनिया। सो आज के लेक्चर में ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा और निमोनिया डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस किया। बाकी जो हमारे 2 डिसऑर्डर्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ भी आ गई होगी और आप इनको प्रिपेयर करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को याद रखेंगे, तो आपको जो है नेक्स्ट जो 2 डिसऑर्डर्स हैं वो भी आपके लिए याद करना आसान होंगे, उनको समझना आसान होगा। अल्लाह हाफिज़।